नमस्कार दोस्तों। संभल मामले में कुछ सच्चाई आपसे छिपाई गई और जानबूझकर कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाई गई जिससे लोगों को भड़काया या उकसाया जा सके। लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस ने हर किसी का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया है। आप किसको दोषी मानते हैं किसको नहीं, हम इस पर नहीं जाएंगे। हम उन फैक्ट्स पर जाएंगे जो पुलिसिया जांच में सामने आई है। कुछ सवाल संभल हादसे में जो जांच के बाद उठ रहे हैं, उन सवालों का जवाब आखिर कौन देगा। अगर कोई ये पूछता है कि उस दिन लाठी क्यों चार्ज किया गया, तो उसको ये बताना चाहिए कि उस दिन पुलिस वाले अपनी प्राइवेट गाड़ियों से गए थे सर्वे करने के लिए, लेकिन उनकी गाड़ियों पर हमला क्यों किया गया, उनकी गाड़ियां क्यों जलाई गई, जबकि ठीक उससे पहले आम लोगों की गाड़ियां भी रखी गई थी। जो वहां पर उपद्रवी थे उनकी गाड़ियां भी रखी गई थी। उनकी गाड़ियों में खरोच तक नहीं आई, लेकिन पुलिस की गाड़ियां फूंक दी गई। जब लोग ये सवाल पूछते हैं कि उस दिन उकसावे वाले नारे क्यों लगाए गए, तो उससे पहले के वीडियो क्यों नहीं दिखाए जाते? उससे पहले संभल में ऐसा क्या हुआ जिसने इस विवाद को जन्म दिया? क्या यह पूरा विवाद सिर्फ दो धर्मों या दो समुदायों के बीच के झगड़े का है या इससे आगे बढ़ चुका है? जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक उसी दिन यानी कि 24 नवंबर 2024 को जब सर्वे टीम संभल में जामा मस्जिद पहुंची थी, उससे पहले वहां पर हिंसा शुरू हो गई थी। हिंसा किस लिए शुरू हो गई थी? बहुत ध्यान से सुनिएगा। हिंसा बाहरी और भीतरी की लड़ाई के लिए शुरू हुई थी। बाहरी कौन, भीतरी कौन? जो तुर्क हैं वो अपने आप को भीतरी मानते हैं और पठानों को बाहरी माना जाता है। जो संभल के सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, वो अपने आप को तुर्क मानते हैं, वो तुर्क हैं और उनका ये मानना है, मतलब तुर्कों का ये मानना है कि वो हिंदुस्तान के हैं, बाहरी नहीं बल्कि भीतरी हैं। जबकि उसी संभल के जो विधायक हैं इकबाल अहमद, वो अपने आप को पठान यानी कि शेख मानते हैं, यानी कि उनको माना ऐसा जाता है तुर्कों की तरफ से कि वो बाहरी हैं। अब यहां लड़ाई किस बात के लिए? दोनों मुसलमान हैं, लेकिन लड़ाई हो क्यों रही है? बहुत ध्यान से समझिएगा। जो तुर्क हैं वो कुरान को तुर्की भाषा में पढ़ते हैं। उनका यह मानना है कि यह जरूरी नहीं कि कुरान को आप अरबी भाषा में ही पढ़ें, लेकिन जो शेख या पठान हैं वो कुरान को अरबी भाषा में पढ़ते हैं। जो तुर्कों के अतातुर्क थे यानी कि तुर्की के जिन्हें राष्ट्रपिता के तौर पर माना जाता है या जिन्हें दर्जा मिला है, मुस्तफा कमाल पाशा, उन्होंने जब सत्ता हासिल की तुर्की में, जब तुर्की में आंदोलन हुआ और वो सत्ता में आए, तब उन्होंने सबसे बड़ा इस्लामीकरण में सुधार लाया था। पहली बार आप आज तुर्की को कैसे जानते हैं? तुर्की एक मुस्लिम राष्ट्र के तौर पर जाना जाता है, लेकिन मुस्तफा कमाल पाशा के दौर में तुर्की को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के तौर पर जाना जाता था। मुस्तफा कमाल पाशा ये कहते थे कि क्या जरूरी है कि हम कुरान को अरबी भाषा में ही पढ़ें, हम तुर्की भाषा में पढ़ेंगे। और उन्होंने जब वो सत्ता में आए तब सबसे पहले यही सुधार किया था। उन्होंने मुसलमानों के पहनावे में सुधार किया और उन्होंने ये भी कहा था कि ये कौन सा अल्लाह है जो कुरान को अरबी भाषा में समझता है लेकिन तुर्की भाषा में नहीं समझता। इसके साथ साथ जो शेख या पठान है या जो दूसरे मुसलमान हैं, उनमें खलीफा की प्रथा चलती है, लेकिन मुस्तफा कमाल पाशा का यह मानना था कि खलीफा की प्रथा मुसलमानों में नहीं होनी चाहिए। खुद राष्ट्रपिता, हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उनका समर्थन करते थे। तो उस दिन क्या हुआ था संभल में? तुर्कों और पठानों की लड़ाई क्यों हुई थी? जामा मस्जिद पर दोनों अपना अपना दावा करते हैं, दोनों अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं और यहां पर लड़ाई ईगो की हुई थी। उस दिन सांसद के समर्थकों ने यानी जियाउर रहमान बर्क के समर्थकों ने विधायक के कुछ लोगों पर गोलियां चलाई थी। ये हम नहीं कह रहे, अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है। उस दिन उससे पहले झगड़ा हुआ और झगड़ा टूटा किस पर? झगड़ा टूटा जो एएसआई की टीम गई थी, जो पुलिस की टीम गई थी, उसके ऊपर। हमने वहां के विधायक इकबाल अहमद से बातचीत की है। हमने उनसे यह डायरेक्ट सवाल पूछा कि ये जो बातें सामने आ रही है तुर्कों और पठानों की लड़ाई में, इस लड़ाई की सच्चाई क्या है? वो सुनिए कैसे गोलमोल जवाब दे रहे हैं। ये जो झगड़ा बताया जा रहा है तुर्क और पठान का, ये क्या विवाद है? थोड़ा आप इस पे बता। नहीं है, मैंने बता तो दिया आपको सारी। नहीं, ये आपका पर्सनल नहीं पूछ रहा मैं, मतलब ये बहुत उछाला जा रहा है इस वक्त। अभी कुंदरकी में हार हुई तो वहाँ यहाँ पर कोई इस तरह की बात नहीं है। इसका बैकग्राउंड क्या रहा है, हिस्ट्री क्या रही है इसकी? कोई बैकग्राउंड नहीं है इसकी, ना कोई हिस्ट्री। हम लोग मिलजुल कर सभी लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं, चाहे वो खासाब हो या वो तुरक हो या अंसारी हो या किसी भी बिरादरी के मुस्लिम बिरादरी के हो।
कहा जा रहा है कि कुंदरकी में हार गई समाजवादी पार्टी, इसके पीछे भी तुर्क और पठान का विवाद था। कुंदरकी में देखिए, कुंदरकी का मामला और कुंदरकी में 65% मुसलमान हैं। हाँ, वहाँ पर हमेशा से समाजवादी पार्टी ही जीतती आई। 12 कैंडिडेट थे, 11 मुसलमान थे, 1 हिंदू था। हैं, अगर वोट का डिवीजन मुसलमान का होता तो इन 11 में तो होता, और डिवीजन होता और ये जीत जाते, और उसको हम जोड़ते, 11 के डिवीजन को वोट जोड़ते और वो उनसे ज्यादा निकलते बीजेपी वालों से, तो हम ये समझते कि बीजेपी वाला अपने हमारे वोट के डिवीजन में जीत गया, मगर यहाँ डिवीजन हुआ ही नहीं। तो तुर्कों और शेखों के झगड़े का जो तर्क है वो सूत्रों के साथ साथ अब देखिए नरेश अग्रवाल, जो बहुत लंबे टाइम तक समाजवादी पार्टी में रहे, उनके बेटे हैं नितिन अग्रवाल, उन्होंने भी ये तर्क दिया है। लेकिन इसके अलावा पुलिस एक अलग तर्क दे रही है। पुलिस की एफआईआर कुछ अलग कहानी कह रही है। पुलिस की एफआईआर के मुताबिक उस दिन जब पुलिस पर हमला हुआ और जो एसआई की टीम थी उस पर हमला हुआ, उस हमले के पीछे साजिशकर्ता कौन थे? यहां जो आप 2 तस्वीर देख रहे हैं, ये जो 2 तस्वीर देख रहे हैं, इन्हीं में इसका जवाब छिपा हुआ है। ये सांसद हैं जिनका नाम है जियाउर रहमान बर्क, और ये वहां के विधायक हैं इकबाल अहमद। अब पुलिस ने अपनी एफआईआर में नंबर 1 आरोपी बनाया है जियाउर रहमान बर्क को, और दूसरा आरोपी बनाया है वहां के विधायक इकबाल अहमद के बेटे हैं सुहेल इकबाल, उनको आरोपी बनाया गया है। इस पूरे मामले में एफआईआर में सपा विधायक के बेटे सुहेल इकबाल को नंबर 2 आरोपी बनाया गया है। इसके साथ साथ 2750 आरोपी और भी बनाए गए हैं। अभी तक 27 लोगों से कुछ ज्यादा की गिरफ्तारी हुई है। अब पुलिस ने अपनी एफआईआर में क्या लिखा है, मैं वो एफआईआर कॉपी आपको पढ़कर बता रहा हूं। एफआईआर के मुताबिक अदालत के आदेश पर 24 नवंबर को संभल की जामा मस्जिद का सर्वे किया जा रहा था। इसी दौरान लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस ने भीड़ को समझाने का प्रयास किया। हमने आपको वो वीडियो दिखाया भी है, आगे दिखाएंगे भी। पुलिस ने भीड़ को समझाने का प्रयास किया, लेकिन भीड़ मानने को तैयार नहीं थी। भीड़ ने जामा मस्जिद के सर्वे की प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास किया। हिंसा में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का नाम है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को इसका जिम्मेदार बताया है। अब हुआ क्या था? 24 नवंबर को सर्वे की प्रक्रिया को बाधित करने आई भीड़ के बीच में सपा विधायक के पुत्र सुहेल इकबाल अहमद, सपा विधायक के पुत्र ने भीड़ को उकसाया और नारे लगाए, कहा कि सांसद जियाउर रहमान बर्क हमारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, आप लोगों को कुछ भी नहीं होने देंगे, आप लोग अपने मंसूबे को पूरा करो। मंसूबा क्या था? मंसूबा था टीम पर हमला। मंसूबों को पूरा करो। इतना सुनते ही भीड़ और भी उग्र हो गई। इसी बीच भीड़ से आवाज आई कि सर्वे नहीं होने देंगे। एफआईआर में लिखा गया कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए भीड़ को उकसाया गया, और वहां के एसपी बार बार भीड़ को यह समझा रहे थे। अब इस पूरे मामले में जो वहां के विधायक है इकबाल अहमद, उनसे हमने बातचीत की है। हमने जब उनसे पूछा, गोलमोल जवाब देने लगे। उन्होंने पूरा आरोप प्रशासन पर मढ़ने की कोशिश की, जबकि उनका खुद का बेटा उस भीड़ में लोगों को उकसा रहा था। देखिए, संभल में जो सब चला है, चल नहीं रहा, अब शांति है और चल नहीं रहा, मगर जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। 4-5 लोगों की जान चली गई, ये अच्छा नहीं हुआ। हम उनकी संवेदना प्रकट करते हैं अपनी। अच्छा, ये जो आया था, अदालत ने आदेश किया सर्वे का, सर्वे उसका हो गया 19 तारीख को, शांतिपूर्वक तरीके से हो गया सर्वे। उसके बाद में दोबारा फिर उन्होंने सर्वे का कर लिया। उस चीज को पर थोड़ा रिएक्शन हुआ लोगों का कि ये क्या हो रहा है, और रिएक्शन इस वजह से हुआ कि जामा मस्जिद के चारों तरफ को फोर्स बेपना लगाई गई। तो लोगों को हुआ कि ये क्यों लगाई गई है, ऐसा क्या हो गया कि जिन्होंने उतनी फोर्स लगा दी। तो लोगों में उत्सुकता बढ़ गई जानने की, और लोग भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ को देखकर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। अच्छा, मैं इकबाल साहब, इसमें जो कहा जा रहा है कि उकसाया गया, पुलिस को उकसाया गया या भीड़ को उकसाया गया, क्या किसी तरफ से आपको लगा कि कोई नारेबाजी हुई, कहीं उकसाने वाली कुछ चीज नजर आई आपको? देखिए, जब ये अपना सर्वे करके जा रहे थे
तो इन लोगों के साथ में बहुत सारे लोग थे जिन्होंने लौटते समय जय श्री राम के नारे लगाए, जबकि वो पूरा एरिया जो है मुसलमानों का, वहाँ कोई नॉन मुस्लिम नहीं रहता है उस साइड में जहाँ पर ये उतरे जामा मस्जिद से। उसको लोगों को भी अच्छा नहीं लगा। इधर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया गया, लाठीचार्ज हुआ तो इधर से कुछ लोगों ने पथराव कर दिया, कहीं से बात बन गया। तो थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था ना कि शेखों और तुर्कों की लड़ाई थी ये, लेकिन ये लड़ाई कब खत्म हुई? क्योंकि जामा मस्जिद का सवाल था, और जब इनको लगा कि हम अलग अलग रहकर कमजोर पड़ जाएंगे तो ये दोनों एक हो गए, तुर्क भी एक हो गए और शेख भी एक हो गए। हमने जब इकबाल अहमद से फोन पर बातचीत की तो उनसे ये भी पता चला कि इसी लोकसभा चुनाव से पहले इन दोनों के बीच नहीं बनती थी। यानी जो जियाउर रहमान बर्क का परिवार था और जो इकबाल अहमद का परिवार था, दोनों के बीच 36 का आंकड़ा था। अच्छा, एक नितिन अग्रवाल साहब हैं, आपको भी पता है कि वो मंत्री हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है, लिखते हैं कि संभल की आगजनी और हिंसा वर्चस्व की राजनीति का नतीजा है। तुर्क पठान विवाद ने न केवल शांति भंग की बल्कि आम लोगों की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए। मतलब वो कहते हैं कि जो बर्क साहब हैं, सांसद साहब और आप में बनती नहीं है। क्या ये सही बात है? क्या ये इसका नतीजा है या इसे एक अलग रंग दिया जा रहा है? इसको रंग दिया जाना कहा जा सकता है कि हमारे और बर्क फैमिली के संबंध जो लोकसभा के चुनाव में हुए थे उसमें हम सब मिल गए आपस में, कोई विवाद नहीं रहा। हमने जितनी मुखालफत की, जब बर्क साहब का इंतकाल हुआ तो उनको जब दिया गया तो हमने मुखालफत की, हमने उन्हें पसंद कर दी, हम सब ने मिलकर चुनाव लड़ा। अब हमारे बीच में कोई ऐसी बात नहीं। मतलब उससे पहले था क्या ऐसा? उन्होंने नितिन जी को पुरानी बातें मालूम होंगी, जब वो हमारी पार्टी में थे उस वक्त की बात मुझे याद होगी, मगर नए डेवलपमेंट की बात नहीं होगी या फिर वही मतलब दोबारा हमने हो जाए आपस में। मतलब नितिन अग्रवाल जी वही कह रहे हैं जो पहले था, ऐसा था पहले, वो उस बात को रिपीट कर रहे हैं। पहले हमारी नहीं बनती थी, इस लोकसभा चुनाव में हमारे जो खत्म हुआ। हमने कुछ हेडलाइंस भी देखा है। वो हेडलाइंस जब जियाउर रहमान बर्क विधायक होते थे और इकबाल अहमद विधायक थे, सपा के विधायक रहते हुए भी दोनों के बीच जुबानी जंग चला करती थी। आप इससे अंदाजा लगाइए कि दोनों के बीच नफरत की इतनी बड़ी मतलब दीवार खड़ी हो गई थी, या इतनी बड़ी दीवार थी कि दोनों एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते थे। ठीक इसी तरह इनका हाल इनके समर्थकों का था, इन्हीं की तरह। अब इन दोनों ने मिलकर जामा मस्जिद में भीड़ को उकसाया, और भीड़ को जब लग गया कि अब दोनों साथ खड़े हैं, तब भीड़ ने पत्थर और जूते चप्पल फेंकने शुरू कर दिए। कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि 19 नवंबर 2024 को ये पूरा मामला कोर्ट में पहुंचा और उसी दिन सर्वे का आदेश दे दिया गया। अगर आपको कानून की थोड़ी बहुत भी जानकारी है तो आप इतना तो समझते ही होंगे कि कोई भी मामला बिना दूसरे पक्ष के सुनवाई नहीं होता है। जाहिर सी बात है, अगर दूसरा पक्ष नहीं है तो पीपी को बुलाया जाता है, यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बुलाया जाता है, वो उस सुनवाई में मौजूद होता है। इसका मतलब कि संभल में जब जामा मस्जिद के सर्वे के लिए उस दिन सुनवाई हुई होगी तब पीपी को बुलाया गया होगा, और उसके बाद सर्वे का आदेश क्यों दिया गया? कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं, इतनी क्या जल्दी थी? जल्दी क्यों थी? ज्ञानवापी में देखा था ना आपने क्या हुआ था। सर्वे में टाइम दिया गया, उसके बाद क्या हुआ? विरोध हुआ। इलाहाबाद में क्या हुआ? विरोध हुआ। आपने वो देखा था ज्ञानवापी के दौर में क्या हुआ। इसी बात का डर था, इसलिए सर्वे इतनी जल्दी करवाई गई। और कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी थी कि एएसआई की टीम अपना सर्वे पूरा करने के बाद 24 नवंबर को भी गई। अब हम इसका भी जवाब देते हैं। आपको ये लगेगा कि ये जवाब हम दे रहे नहीं, अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स को जब आप पढ़ेंगे और उनका आकलन करेंगे तो आप खुद बिल्कुल चीजें शीशे की तरह साफ हो जाएंगी। आगे की बात सुनिएगा। जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि 24 नवंबर को 19 नवंबर को सर्वे खत्म करने के बाद 24 नवंबर को जाने की क्या जरूरत थी, उस मामले में क्या जवाब था, आपको हम बताते हैं। 19 नवंबर को शाम हो चुका था, सर्वे का काम अधूरा रह गया था। सर्वे की टीम जब पहुंची तो उस टीम में डीएम थे, जो वहां पर एडवोकेट जनरल नियुक्त किए गए थे वो मौजूद थे, वहां के एसडीएम मौजूद थे, और कहा यह गया था कि जो वजू खाना है, वजू खाने के पानी को हटाया जाए,
सर्वे करने के लिए जरूरी था। डीएम ने कहा कि नहीं, ऐसे भी सर्वे हो जाएगा। उस वक्त वहां पर हिंदू पक्ष के जो वकील थे विष्णु शंकर जैन, वो मौजूद थे। उन्होंने डीएम के सामने यह आपत्ति जताई थी कि वजू खाना से पानी हटाना पड़ेगा। उन्होंने यह रिक्वेस्ट डाला था कि उसके बगैर सर्वे पूरा नहीं हो सकता है इसके भीतर कोई सबूत मिले। एसडीएम ने भी कहा था कि ठीक है, हम पानी हटाने की दिशा में जो भी कार्रवाई होगी कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं। उसी दिन मस्जिद में कह दिया गया था कि वजू खाना को साफ करवाइए। 19 नवंबर की यह बात है और 19 नवंबर को मंगलवार का दिन था। उससे ठीक 3 दिन बाद वहां जुमे की नमाज पढ़ी जानी थी। उसी जामा मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ी जानी थी। गुरुवार के दिन, बहुत ध्यान से सुनिएगा यह मामला कैसे भड़का। गुरुवार के दिन पूरे इलाके में जामा मस्जिद के आसपास पुलिस ने बैरिकेड डाल दिया था। शुक्रवार की सुबह से ही वहां पुलिस बल की तैनाती हो गई थी। क्यों तैनाती हो गई थी? क्योंकि वहां सर्वे होना था। जो नमाजी जाते वो नमाजी वजू खाने में भी जाते, वजू खाने का पानी साफ नहीं हो पाता। इस वजह से वहां बैरिकेड किया गया ताकि कोई ना जाए। और आमतौर पर आपको बता दें, जामा मस्जिद में जो भीड़ आप देख रहे थे उस दिन हजारों की तादाद में, इतनी बड़ी संख्या हर जुमे को नहीं पहुंचती है। हर जुमे को नहीं पहुंचते, इतनी भारी संख्या में लोग नहीं पहुंचते हैं, लेकिन उस दिन पहुंचे थे। लोग इस बात से नाराज थे कि सर्वे क्यों हो रहा है। नाराजगी अपनी जगह है, लेकिन नाराजगी को दिखाने का संवैधानिक तरीका होना चाहिए। अब आगे की बात सुनिए। 24 नवंबर को यह टीम सर्वे करने पहुंची क्योंकि सर्वे अधूरा था। शाम होने की वजह से सर्वे पूरा नहीं हो पाया। वजू खाने को साफ करवाने को कहा गया था, वजू खाना साफ नहीं हुआ था। इससे क्या इरादा पता चलता है आपको? इससे इरादा यह पता चलता है कि जो सामने वाला पक्ष है वो कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा था। हम किसी भी एक पक्ष को इसमें दोषी नहीं मानते, किसी भी एक पक्ष को। आप कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियो देखकर अपना ओपिनियन या कोई नैरेटिव मत गढ़िए। हम फिर से कहते हैं, ये देश जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का भी है। हम फिर से कहते हैं कि हम गंगा जमनी तहजीब की पैरवी करते हैं, हम इसके पैरवीकार हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप हिंदुओं की आस्था का भी उतना ही सम्मान करिए जितना हिंदू मुसलमानों की आस्था का करते हैं। तो 24 नवंबर को जब ये टीम पहुंची तो वजू खाना को साफ नहीं करवाया गया। उस दिन भी फिर से जो विष्णु शंकर जैन है, जो हिंदू पक्ष के वकील हैं, उन्होंने इस पर सवाल उठाया। वजू खाना साफ होना था। एएसआई की टीम सर्वे करके निकल ही रही थी कि सबसे पहले वहां पर भड़काऊ नारे लगाए गए। एएसआई की टीम की तरफ से नहीं, एएसआई की टीम ने ये नारे नहीं लगाए। कुछ बड़े बड़े एंकर, कुछ बड़े बड़े टीवी चैनल्स पर यह भ्रम फैलाया गया कि एएसआई की टीम ने नारे लगाए। नहीं, क्योंकि एएसआई का अपना कानून है। उसे साल 1958 के उस कानून का पालन करना होता है। जो वहां पर नेचर है उसे वो बदल नहीं सकते हैं। एएसआई की टीम भी नहीं बदल सकती है और वो उस कानून से बंधी होती है। अगर कोई ऐसा करता है तो इसमें बहुत कड़े सजा का प्रावधान है। इसलिए एएसआई की टीम ने वो नारेबाजी नहीं की। नारेबाजी करने वाले लोग कौन थे? विष्णु शंकर जैन के साथ उनके पीछे पीछे कुछ लोग। आपको भी पता है कि जब कोई लड़ाई होती है, कोई भी आदमी फेमस होता जाता है, उनके कुछ चाहने वाले बढ़ जाते हैं। विष्णु शंकर जैन के चाहने वालों को जब पता चला या उनके समर्थकों को पता चला कि ऐसा हो रहा है, तब वहां पर लोगों की भीड़ जुटी। लेकिन उससे पहले भी एक नारे लगाए गए, जिसके रिप्लाई में जय श्री राम का नारा लगाया गया। ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे दोस्तों, ये मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है। अब आगे की बात सुनिए। यहां तक सब कुछ ठीक था। क्या पुलिस को सपना आ गया कि उसने लाठी चार्ज कर दिया, या पुलिस को उकसाया गया? जब यह नारेबाजी होने लगी तो वहां पर पथराव शुरू कर दिया गया, और इस पथराव को रोकने के लिए सबसे पहले वहां के एसपी ने खुद लाउड स्पीकर उठाया और वो कह रहे थे कि अपना भविष्य सुरक्षित चाहते हो तो ये काम बंद कर दो। और उन्होंने कैसे कहा? बेटा, अपना भविष्य सुरक्षित चाहते हो तो ये काम बंद कर दो। बहुत विनम्र भाव से वो लाउड स्पीकर पर ये अनाउंस कर रहे थे, लेकिन उनकी बातों को वहां पत्थर फेंकने वाले लोगों ने नजरअंदाज कर दिया। एसपी क्या डायरेक्ट लाठी लेकर या बंदूक लेकर गोली चलाने उतर गए? नहीं। इस वीडियो को, अभी जो हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, आप पहले से सुनिए। अपना भविष्य बर्बाद मत करो इनके चक्कर में नेताओं के।
अपने नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद मत करो। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भी चप्पल और पत्थर चलते रहे और इसी का अंजाम था कि पुलिस को उसे रोकने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 5 लोगों की मौत हो गई है, पुलिस उसकी जिम्मेदार नहीं है, तो कौन है? कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर पुलिस जिम्मेदार नहीं है तो कौन है? और तस्वीर क्या दिखाई जा रही है कि पुलिस जो ये फायरिंग कर रही है, जो तस्वीर आप देख रहे हैं फायरिंग की, इस तस्वीर को आधार बनाकर दावा किया जा रहा है कि पुलिस ने फायरिंग की है। ये आंसू गैस के गोले की फायरिंग है, ये आंसू गैस के गोले की फायरिंग है, जिसको आपको फायरिंग बताकर तस्वीर दिखाई जा रही है। लेकिन क्या कहा जा रहा है कि इसमें तो इससे गोली चलाई जा रही है। तो ये हुआ। अब जांच में और क्या मिला? जब ये पूरा मामला हो गया तब जांच में क्या पता चला कि प्री प्लान हमला था पुलिस के ऊपर, प्री प्लान हमला। अब ये प्री प्लान हमला कैसे साबित हुआ? वहां पर धारदार हथियार मिले, पुलिस के हथियार लूटे गए, एसपी के पीआरओ को घायल किया गया, चुन चुनकर उन लोगों को टारगेट किया गया जिनको टारगेट करने से इस जांच में व्यवधान उत्पन्न हो सके, उन लोगों को टारगेट किया गया। अब आपसे हम एक सवाल पूछना चाहते हैं। यहां पर करीब 77% से ऊपर की आबादी है संभल में मुसलमानों की, 77% से ऊपर, 22% के आसपास ही वहां हिंदू है पूरे संभल में। जबकि संभल किसके नाम पर बना है? संभल में किस भगवान का अवतार होना है? इस बात को दरकिनार करते हुए वहां मुसलमानों की आबादी बहुतायत है, कभी वहां पर कोई इस तरह की हिंसा नहीं हुई। अब हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। जिस संभल शहर में जहां पर यह पूरा वाकया हुआ है, 1,71,72,000 के आसपास मुसलमानों की आबादी है दोस्तों, सिर्फ 41,000 वहां हिंदू हैं। सोचिए, वहां तो मुसलमान भारी हैं। अगर एक साथ सारे मुसलमान टूट पड़े तो कौन रोक पाएगा? यही उस दिन प्लान की गई थी। जो पुलिस ने जांच किया उसमें यह पता चला कि धारदार हथियार लेकर लोग पहुंचे थे, हमला पुलिस पर होना था, पुलिस वालों को घायल करना था। जो नारे लगाए जाते हैं ना, जो विवादित नारा होता है वो आपको भी पता है, कन्हैया लाल के वक्त भी वो नारा लगा था। उसी नारे के साथ लोग वहां धारदार हथियार लहरा रहे थे। वो क्या था? अब इस पूरे मामले में जो एक चूक प्रशासन की तरफ और सरकार की तरफ से हुई है, सरकार को ये पता था कि ऐसी प्लानिंग हो रही है, लेकिन उसने इसे हल्के में लिया। सरकार नहीं बल्कि वहां के प्रशासन की गलती है, जिसे पता था कि ये सब कुछ होने वाला है, लेकिन उसने इस चीज की तैयारी, इस चीज को रोकने की तैयारी बहुत हल्के अंदाज में की। और देखिए, जो जियाउर रहमान बर्क और इकबाल अहमद के समर्थकों के बीच गोलीबारी हुई, जो लोग उसमें मरे, उसका दोष किस पर डाला गया? उसका दोष डाला गया पुलिस प्रशासन पर। कुछ रिपोर्ट्स अभी आनी बाकी है, उन रिपोर्ट्स के आने का इंतजार करिए, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब हम आपको मोटे तौर पर यह समझाते हैं कि आखिर उस मस्जिद के सर्वे की जरूरत क्यों पड़ी। कुछ बड़े बड़े टीवी एंकर्स ने, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कुछ बड़े बड़े टीवी एंकर्स ने कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना बंद करो। वो बयान सुनवाया गया और कहा गया कि जब मोहन भागवत कहते हैं तो तुम क्यों जाते हो मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढने? नहीं दोस्तों, ये सवाल शिवलिंग ढूंढने का नहीं था, ये सवाल मोहन भागवत के उस बयान का नहीं था। जो एंकर्स ये दिखा रहे थे वो आपको भ्रम में डालना चाह रहे थे। संभल का महत्व तो जानते हैं, शायद उन एंकर्स को भी नहीं पता है। कलयुग में भगवान कल्कि का उसी जगह अवतार होना है जहां वो मस्जिद है, उसी जगह। प्रधानमंत्री मोदी से सवाल क्यों नहीं पूछते आप, जो इसी साल जाकर संभल में कल्कि मंदिर का शिलान्यास करके आए थे? आपको याद होगा कि वो तस्वीरें भी दिखाएं आपको उनसे सवाल पूछना चाहिए था कि अगर नहीं है संभल इतना इंपॉर्टेंट तो आप क्यों गए थे? आपने इस साल के शुरुआत में वहां पर कुछ शिलान्यास किया था। जहां पर यह मस्जिद है, कहा जाता है कि वहीं शैव और वैष्णव के बीच का जो झगड़ा था वो खत्म हुआ था, सुलह हुआ था। उसी जगह पर भगवान शिव को मानने वाले, भगवान विष्णु को मानने वाले सब एक हुए थे। उस मस्जिद जिस जमीन पर बनी है, उस जमीन की कीमत हिंदुओं के लिए बहुत है, आस्था के लिहाज से देखा जाए, वरना हिंदुओं को इतनी फुर्सत नहीं है कि वो हर मस्जिद के नीचे जाकर कोई शिवलिंग ढूंढेंगे। बाकी आपकी मर्जी, अलग अलग रिपोर्ट्स में आपको इसी तरह से भ्रम फैलाया जाता रहेगा।
हमने करीब 2 दिनों तक अखबारों की हेडलाइंस, अलग अलग अखबारों को पढ़ने के बाद, अलग अलग वेबसाइट्स की स्टोरी देखने के बाद जो निचोड़ हमारे पास आया वो पहुंचाने की कोशिश की। इसमें हमारी तरफ से अपना कोई ओपिनियन नहीं है। हम एक बार फिर ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम गंगा जमुनी तहजीब के पैरवीकार हैं। हम ये चाहते हैं कहीं भी सामाजिक सौहार्द ना बिगड़े। अमन चैन वाला देश है भारत, और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश। ये अमन चैन कायम रहना चाहिए। नमस्कार।